Okay, so Uttam, congratulations. You have become assistant professor in Bihar Public Service Commission. सर थैंक यू सर। कैसा लग रहा है उत्तम? बहुत अच्छी जॉब है। सर बहुत अच्छा लग रहा है मतलब कि जो मेरा सर अल्टीमेट एम था सर लाइफ का सर लग रहा है मुझे वो मिल गया है सर। 2 दिन तक हम्म। सर मैं सो भी नहीं पाया था रात को सर। अच्छा, खुशी से तुम्हें नींद नहीं आई? यस सर। तो अभी आप घर में हो अपने पेरेंट्स के साथ? नो सर, मैं सर रेलवे में जूनियर इंजीनियर हूँ सर। अच्छा। तो सर अकेले मतलब ये जॉब कर रहा हूँ सर, खड़गपुर में पोस्टिंग है सर मेरी। अच्छा, अभी आप खड़गपुर में हैं? यस सर। अच्छा उत्तम, पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानेंगे। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा बताएं। आपने ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से किया है? उस कॉलेज के जी बच्चों को पता होना चाहिए आप कहाँ से हैं। और फिर आप ये रेलवेज में कब ज्वाइन किए, थोड़ा इसके बारे में बताएं हमें। सर, मैं बिहार के सर सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हम्म। जो नेपाल बॉर्डर के पास है, कोसी एरिया बोलते हैं, और मिथिलांचल का ये एक पार्ट है सर। हम्म। और सर मैंने 2012 में भटिंडा में ज्ञानी जैल सिंह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, हम्म। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है पंजाब की सर, हाँ जी। वहाँ ज्वाइन किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हम्म। और 2016 में सर मैं वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। हम्म। एंड सर मैं वहाँ का सर पीटीयू का यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट था बीटेक हम्म। में। तो गुड। उसका भी यहाँ पे एडवांटेज मिला है, जो कि 10% वेटेज था बीटेक का। तो गुड। एंड आफ्टर दैट सर मैं 1 ईयर प्रिपरेशन किया था मेड कोचिंग में। हम्म। तो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए हम्म। गेट में रैंक मेरी आई सर 1700 उस टाइम पे। हम्म। फिर मैंने आईआईटी पटना ज्वाइन किया 2017 में सर। हम्म। तो वहाँ पे सर मैं प्रोडक्शन चूज किया था, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन में पता चला कि थोड़ा कम टाइम मिल जाता है प्रिपरेशन करने के लिए। और हम्म। गुवाहाटी वगैरह आईआईटी मिल रही थी, तो फिर वहाँ से आईआईटी पटना घर के पास था तो ज्वाइन किया। और फिर वहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहा था एमटेक के साथ साथ। और हम्म। एमटेक का चूंकि मेरा एम था कि बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर ये सब में जाना है, हम्म। एकेडमिक का वेटेज है, तो मैं इसको ध्यान में रखते बैलेंस कर रहा था दोनों चीज को, कि हम्म। एकेडमिक में मार्क्स भी डाउन नहीं होना चाहिए, प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रहना चाहिए। तो हम्म। मैं उसी टाइम लास्ट ईयर ऑफ एमटेक में सर मैंने आरआरबी जेई का फॉर्म भरा और वो क्लियर हो गया, उसके लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ा था। और हम्म। उस टाइम सर यूरोपीडिया शायद नहीं होगी, या हम्म। मुझे पता नहीं था सर, तो उस टाइम पे मेरा बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का इंटरव्यू हुआ था। हम्म। जस्ट 2 मार्क्स से वो मतलब मेरा फाइनल सिलेक्शन, वन वेटिंग था समझिए सर, 11 सीट थी मेरे कैटेगरी में, 12वां नंबर पे मेरा नाम था। हम्म। तो उस टाइम में मुझे इंटरव्यू गाइडेंस नहीं मिला था, तो वो मेरे से रह गया। हम्म। और उसके बाद मैं रेलवे ज्वाइन कर लिया यहाँ पे। हम्म। रेलवे ज्वाइन करने के बाद मेरा मुझे रियलाइज हुआ कि सर मतलब कि ये जॉब बिल्कुल मेरे लिए नहीं है, मेरा जो अल्टीमेट गोल है हम्म। एमटेक करने के बाद। मैं हम्म। वहाँ पे पीएचडी कंटिन्यू किया था, फिर लॉकडाउन हो गया था 1.5 ईयर सर, मैं पीएचडी भी वहाँ पे कर रहा था, हम्म। आईआईटी पटना से हूँ। हम्म। तो सर वहाँ पे पीएचडी जब कर रहा था, तो उसके बाद ये ज्वाइनिंग आ गई हम्म। रेलवे की। फिर तो मैं इसको ज्वाइन कर लिया। मैं सोचा पीएचडी पार्ट टाइम हो जाएगी, पर लॉकडाउन की वजह से पार्ट टाइम नहीं हो पाया था उस वक्त। हम्म। तो फिर आ गया रेलवे में। फिर मुझे लगा कि मतलब एमटेक करने के बाद इतना अच्छा एकेडमिक है, रोल ऑफ ऑनर बोर्ड पे पीटीयू में मेरा नाम था, तो बच्चे कॉल कर देते ये आपका नाम है क्या। तो हम्म। मुझे लगता था कि ये मेरा नाम है, पर जेई हूँ, तो मुझे जस्टिफाई मैं नहीं कर पा रहा था इस चीज को। अच्छा। तो फिर मैं प्रिपरेशन मतलब जो मैं पहले सर जो दिल्ली में कर रहा था, हम्म। उससे 2 टाइम ज्यादा मैं मेहनत करने लगा यहाँ पे। हम्म। सुबह शाम मतलब कि जब भी टाइम मिलता था, ऑफिस टाइम में भी, मतलब लंच आवर में मैं हम्म। प्रिपरेशन करता था। मैं बहुत सारा मॉक ऑफिस से ही देता था, हम्म। स्नैप्स वगैरह। तो हम्म। मतलब मेरा प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रहा था। और हम्म। मैंने रिटेन में भी बहुत अच्छा स्कोर किया था इस एग्जाम में। तो मुझे था कि हो जाएगा। पर हम्म। मेरे भैया बताए कि यूरोपीडिया ज्वाइन कर लोगे तो मतलब कि इंटरव्यू से डर ही खत्म हो जाएगा। तो वो पंजाब में है बीएसएनएल में, उसको पता था तो वो बताए। और इसीलिए बताया कि इससे पहले मेरा एनपीसीआईएल का इंटरव्यू हुआ था, इसी मतलब 2022 में सर, अब हम्म। मई जून में शायद हुआ था। हम्म। उसमें मेरा सर 1 मार्क्स से रह गया था, हम्म। मतलब फाइनल सिलेक्शन। तो हम्म। मतलब मेरा वेटिंग 24 था, तो 15 वेटिंग तक क्लियर हो गया था। एक नंबर होता तो मेरा वहां हो जाता। मैंने यूरोपीडिया नहीं सुना था पहले, तो मुझे लगा कि 2 नंबर 1 नंबर से रह रहे हैं इस बार तो। फिर हम्म। मेरे भैया शिवानी मैम का नंबर दिए, हम्म। कांटेक्ट किया, और उसी डे मैंने ज्वाइन कर लिया। और मैं
रिजल्ट से पहले से शुरू कर दिया था स्नैप्स वगैरह। और मैं ऑफिस में जितना भी मैराथन क्लास था मतलब मल्टीपल टाइम उसी को देखता था, जो तो ऑफिस में बुक वगैरह नहीं ले जाते थे, तो पूरा कमांड हो गया। थर्मोडायनामिक्स से मतलब मैं खुद को एक्सपर्ट समझने लगा था। इतना आपका मॉक देखा था उसके बाद मुझे थर्मोडायनामिक्स समझ नहीं आती थी। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया। एनपीसीएल में उसने थर्मोडायनामिक्स नहीं पूछा। अब मतलब मैराथन में आपका देखा था एनपीसीएल से पहले भी, पर वो पूछा नहीं, इसी वजह से मतलब रह गया मेरा सिलेक्शन वहाँ पे। फिर यहाँ बीपीएससी में मेरे थर्मोडायनामिक्स नहीं पूछा गया। तो फिर मतलब उसको मतलब मेरा फेवरेट था थर्मोडायनामिक्स एचएमटी और ये थर्मल पोर्शन। प्रोडक्शन में एमटेक थी, लेकिन ये थर्मल वाला पोर्शन मतलब बहुत अच्छा था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी। अच्छा, मेरे को तुम आपका पूरा याद है क्योंकि आपने मैसेज भी किया है कि आपने 39 नंबर ऑफ स्नैप्स लगाए हैं। 39 होता क्या है कि बच्चे ज्वाइन तो करते हैं हम लोगों को, लेकिन तैयारी नहीं करते हैं, क्योंकि बाई फोर्स तो मॉक या स्नैप नहीं दिलवाया जा सकता, बच्चे को खुद ही लेना है। तो आपने जी मैसेज किया कि 39 नंबर ऑफ स्नैप्स आपने किए हैं और 2 मॉक लगाए हैं। और 39 नंबर ये बताता है कि कितने कमिटेड थे आप, उत्तम। वो आपके यस पीछे बोर्ड भी नजर आ रहा है जो आपने पूरा भरा हुआ है। तो यस आई क्लियरली रिमेम्बर आपने कितना ज्यादा मेहनत और कितना ज्यादा उसके लिए एफर्ट किया है। एंड आई वांट टू टेल द स्टूडेंट्स ऑल्सो कि आप कोई भी चीज करें, जबकि आपने बताया कि आपके मार्क्स रिटर्न में भी थे, अच्छे थे, लेकिन आपने मेहनत बहुत अच्छा किया और उत्तम उसका रिजल्ट मिलता है जो आपको अब इस सिलेक्शन की फॉर्म में मिला है। उत्तम, मैं आपका ये बच्चों को ना दिखाना चाहता हूँ, आपका जो स्कोर कार्ड है। सो दिस इज द स्कोर कार्ड। आप इसको एक्सप्लेन करें थोड़ा उत्तम, ये क्या है मार्क्स, इसमें किस तरह के मार्क्स होते हैं, ये रिटर्न 33 और ये एकेडमिक मार्क्स जो सर। मिलता है 13, ये कैसे मिलता है, क्या है ये? सर ये रिटेन जो 33 मार्क्स है, हम्म। टोटल 80 क्वेश्चन थे इसमें सर, हाँ जी। हाफ मार्क्स के। हाँ जी। तो मुझे पता था कि हाफ मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 आवर्स टाइम है, तो मतलब कि क्योंकि यहाँ पे हाफ मार्क्स बहुत मैटर करता था, मेरा सिलेक्शन पहले रुक रहा था 1.5 मार्क्स से, तो मैं बहुत सीरियस था। तो हम्म। इसमें सर ये 39 पे इवैल्यूएशन किया गया है, तो 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए मैथ्स के इसमें। हाँ तो जी। 39। और इसमें सर जो मैथ्स पूछा जाता है ये मतलब अच्छे लेवल की मैथ्स होती है, जो बच्चे गलती करते हैं मैथ्स में ही करते हैं। अच्छा। और टेक्निकल इसका जो था प्रीवियस ईयर गेट था, तो स्कोर अच्छे लोग लाए थे इसमें। हम्म। तो 30 के अराउंड स्कोर करना उतना टफ नहीं था यहाँ पे सर। तो हम्म। 33 मतलब मुझे लग रहा है कि 33.5 ये सब मतलब जो है टॉप 10 बच्चों के मार्क्स होंगे, क्योंकि 39 में मैथ्स बहुत टफ पेपर था इसमें, तो हम्म। अच्छा नंबर था ये। और ये एकेडमिक सर 15 में दिया गया है, जो एमटेक जस्ट एमटेक किए हैं। 5 नंबर सर पीएचडी का मिलता है, तो इसमें जो है मेरा पीएचडी नहीं था कंप्लीट, तो 5 नंबर 15 में ये है 13.03। इसमें सर मेरे 8.8 मार्क्स है एमटेक के हैं, 10 नंबर जो होते हैं। हम्म। 88 पॉइंट जीपीए 8.8 है, बाकी जो है सर 4.4 समथिंग जो है ये बीटेक के मार्क्स हैं, दोनों मिला करके ये हैं। और ओके। जो इसमें सर था कि ये एकेडमिक जो है, जो टेक्यू प्रोग्राम है उसके अंदर जिसने बिहार में वर्क किया था उसको 5 ईयर पर ईयर दिया जाता, 5 मार्क्स पर ईयर अलॉट किया गया था। तो 3 साल का 15 नंबर उसको एक्स्ट्रा मिल रहा था। तो ओके। ये कंपटीशन सर बहुत यहाँ पे था कि मतलब जो हम लोग 15 नंबर लैग कर रहे थे, इंटरव्यू में अच्छा नहीं करते तो मतलब चांस ही नहीं थे होने की। क्योंकि मेरे से जो 40-50 बच्चे थे पीएचडी होल्डर एंड टेक्यूप वाले, वो 20 नंबर एंड 25 नंबर तक लीड था उन लोगों का, जो 5 साल कॉन्ट्रैक्ट में काम किए हैं या इस टाइप से। तो मतलब ये बहुत ज्यादा था कि इंटरव्यू यहाँ पे बहुत अच्छा होना चाहिए था। तो इंटरव्यू में जो 15 मार्क्स में मुझे 10 नंबर दिया गया है सर। ओके। सो इसमें ये जो 13.03 इसमें मैक्सिमम कितना मिलता है उत्तम? सर ये जो मेरे मार्क्स है ना 13.03, इससे ज्यादा ही शायद किसी का मार्क्स रहा होगा ओके। एकेडमिक में 15 में। ओके। तो इसमें मतलब मैक्सिमम मार्क्स जितने हो सकते थे वो उतना इसमें स्कोर आया है आपका, राइट? यस और सर। इसमें आपकी कैटेगरी रिटेन में कट और ऑफ कितना गया होगा उत्तम? 49.6 है सर। 49.6 है। चलो बहुत अच्छा है ये, उत्तम, दिस इज रियली गुड। एंड नाउ उत्तम, कमिंग बैक टू अवर इंटरेक्शन। अच्छा उत्तम, अब आप जानते हैं कि जैसे ये जो अभी भी इंटरव्यू हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो आप बिहार में, सॉरी, लेक्चर के इंटरव्यू भी आ रहे हैं अभी उत्तम, तो उन लेक्चरर्स के इंटरव्यूज में भी सिमिलर टाइप का ही आपका एचआर वगैरह रहता है। एचआर और वो उसमें सिमिलर टाइप का करते हैं। तो आपका जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है वो प्लीज हमारे साथ शेयर करें डिटेल में, क्योंकि वो बहुत रेलिवेंट होगा जो बच्चे अभी इंटरव्यू देने जाएंगे उनके लिए। क्या सर क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और कैसे होना चाहिए वो थोड़ा सा बताएं। सर चूंकि मैं बहुत नंबर ऑफ मॉक प्रैक्टिस किया था, तो मैं मतलब कंफर्ट था बहुत ज्यादा कि मतलब मुझे फियर खत्म हो गई थी। हम्म। जो इंटरव्यू में सर मैंने सीखा था कि
जो 4 पॉइंट ध्यान रखने वाला था सर, उसमें है कि सबसे कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। दो जो रिजेक्शन मेरा हुआ था लास्ट टाइम, वो ओवर कॉन्फिडेंस के हुआ था, क्योंकि मेरा टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग अच्छा था। पर मैं इंटरव्यू में क्लेम मतलब वो लोग बोलते थे कि ये गलत आप बता रहे हैं, तो मैं वहाँ पे ज्यादा ही कॉन्फिडेंस हो जाता था कि मतलब ये गलत नहीं है, 110% श्योर हूँ सर यही है। उसके अराउंड में मतलब उसको जस्टिफाई करने में लग जाता था, और जस्टिफाई करते थे, और वहाँ पे मेरा इंटरव्यू खत्म हो जाती थी। दोनों एनपीसीएल में भी यही हुआ था कि मैं मतलब एक क्वेश्चन था ऐसी इंजन का, मैं मतलब उसको मतलब चैलेंज कर दिया, मतलब आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, मैं डाटा भी लिख दिया था, डीजल का ये होता है मतलब इग्निशन टेम्परेचर इसका ये होता है, सेल्फ इग्निशन वगैरह, वो लोग नहीं मान रहे थे। तो क्योंकि डीजल का जो होता है सर कम होता है पेट्रोल से, सेल्फ इग्निशन लगता है ज्यादा होता है, मुझे डाटा भी याद था 280 एंड 210 कुछ उस टाइम याद था, तो मैं मतलब श्योर था, वो लोग मान नहीं रहे थे। मैं बोर्ड पे लिख के उसको बॉक्स बना के बोला सर ये आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं, मतलब मैं इसमें थोड़ा श्योर नहीं था। फिर वहां पे मेरा इंटरव्यू ही एंड हो गया इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देख के। तो मुझे ये सीखने को मिला कि सर कि मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं शो करना है सामने वाले मतलब इसके पास। मतलब दूसरा चीज था कि सर मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं जॉब में हूँ, जॉब के बारे में बताना है कि नहीं बताना है इंटरव्यू में, क्योंकि कभी बच्चे सोचते हैं कि जॉब के बारे में बताएंगे, वो सोचे ऑलरेडी जॉब में है तो क्यों बताना है। मैं पीएचडी ड्रॉप किया था, तो ये बताना है कि पूछने पे नहीं बताना है, मुझे ये सब था। तो मैं उस टाइम पे भी एमटेक कर लिया था आईआईटी पटना से, जिस टाइम ए में इंटरव्यू दे रहा था, पीएचडी कर रहा था, तो लोग बोले पीएचडी मत बताना, मैं एमटेक भी वहां पे छुपा दिया था। तो मुझे लगा कि वहाँ कुछ नुकसान ही उसका हो गया था। तो मतलब कि ये था कि ऑनेस्ट रहना है इंटरव्यू के टाइम में, कुछ भी पूछे आप अंदर से जो है उसको पूरा बोलिए सही सही, जो अंदर में है उसको आप चेंज मत कीजिए, जो अंदर से आ रही है उसको झूठ नहीं बोलना है वहां पे। तीसरा है कि सर वहां पे जितना पोलाइट रहेंगे या कुछ गेस करेंगे, ये सब मैंने सीखा, मतलब उसका फायदा होता है। मेरा इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं हुआ था मेरे अकॉर्डिंग, मुझे मार्क्स मिले हैं जो मैंने मतलब ये सब पॉइंट को वहां पे यूज किया था। मैं बहुत पोलाइट था इस बार, मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। जहाँ आप बोलते थे आर यू श्योर, तो मैं सोच के बोलता था सर नहीं श्योर मतलब नहीं हूँ, मतलब मुझे लग रहा है ये हो रहा है, याद है मुझे ऐसा होना चाहिए, पर मैं श्योर नहीं हूँ। मतलब और सर था कि ड्रेसिंग सेंस को लेकर के लोग कंफ्यूज होते हैं कि टाई लगाना चाहिए, सूट पा मतलब या ब्लेजर ये यूज करना चाहिए कि नहीं। तो मतलब मुझे लगा कि जितना मैक्सिमम चीज रूल्स रेगुलेशन इंटरव्यू का है आप पूरा यूज कीजिए, मतलब कि डॉट ही नहीं होना चाहिए कि ब्लेजर पहनना है कि नहीं पहनना है, टाई लगाना है कि नहीं लगाना, कोई विदाउट एनी डॉट, जो मैक्सिमम आप सीरियसनेस शो कीजिए कि हम कितना सीरियस हैं इस जॉब के लिए, वो दिखना चाहिए इंटरव्यू हॉल में। भले कि कितने बंदे का मेरे इंटरव्यू में कुछ नहीं बताया, एक क्वेश्चन नहीं बताया, फिर भी उसे 4 नंबर दिया गया है, क्योंकि उसने ड्रेसिंग सेंस मेंटेन किया था, वो उसने मतलब पोलाइट था वो, उसका एकेडमिक बैकग्राउंड ठीक रहा होगा, प्रिपरेशन नहीं हो पाया था, पर 4 नंबर उसे मिले थे। मुझे था कि मेरा 4 नंबर आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, मतलब इंटरव्यू में परफॉर्मेंस कुछ भी हो, मतलब मुझे इंटरव्यू का जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करना है। मैं इन सब चीज को ध्यान रखा, और जितना भी क्वेश्चन आया मैं मतलब उसको जो मुझे प्रैक्टिस था टेक्निकली, तो उससे अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग आंसर नहीं हो पाया, मुझे लगा कि और अच्छा कर सकते थे बाहर आने पे, पर इंटरव्यू हॉल में कितना भी कॉन्फिडेंस रहेंगे, कितना भी फियर नहीं रहेगा, परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। सर यूरोपीडिया में जो मेरा परफॉर्मेंस होता था उसका 10 टाइम मेरा परफॉर्मेंस कम हो गया था वहां पे, जबकि मैं इतना प्रैक्टिस किया था फिर भी। तो मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 8 मार्क्स मैक्सिमम, पर मेरा प्रैक्टिस ही इतना था, मैं अपने अकॉर्डिंग जज कर रहा था, पर सामने वाले को जो मेरा था वर्ड उसको ठीक लगा। उसको ठीक लगा सर। आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी क्योंकि आपने मेहनत बहुत की थी, जी जी आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी बाकियों के कंपैरिजन में उसको लगा होगा कि नहीं ये वेल ड्रेस्ड होके आया है, बहुत अच्छा तैयारी करके आया लड़का, जी उसने आपको जी। गौज कर लिया। हाँ। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि उत्तम जो ड्रेसिंग सेंस है उसका भी बहुत ज्यादा एक रोल है, और आपको ड्रेसिंग सेंस टाई वगैरह इसलिए डाल के जाना चाहिए कि अगले को लगे कि आप तैयारी करके आए हैं, वो एक बिल्कुल बहुत सर। बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अच्छा, इसमें इंट्रोडक्शन का क्या फॉर्मेट वो बोलते हैं उत्तम, आपको क्या बोलते हैं कि आप इंट्रोडक्शन वगैरह करो? इंट्रोडक्शन में सर वो लोग जस्ट उसके पास इस टाइम जो हम इंटरव्यू लास्ट टाइम मतलब नहीं था कुछ इंटरव्यू, मतलब वो इंट्रोडक्शन मना किए थे देने से। इस टाइम उसके पास डिटेल था कि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, मैं कहाँ से बीटेक किया हूँ, कहाँ से एमटेक किया हूँ, किस ईयर में पास आउट हूँ, वो पता था उन लोगों को। तो जाते ही उसने पूछा, चेयरमैन सर पूछे कि आप 2019 में आईआईटी पटना से एमटेक की हो मैन्युफैक्चरिंग में, राइट, अभी क्या कर रहे हो?
तो मैं बोला सर मैं 2 साल से रेलवे में जॉब कर रहा हूँ, डीएमएस मेरी पोस्ट है मतलब खड़गपुर में मेंशन नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए सर। ये वहाँ पे इंडिकेशन होता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन मतलब बता रहे हैं। मैं सर रेलवे में जॉब कर रहा हूँ, मतलब डीएमएस पोस्ट पे। तो बोले डीएमएस क्या होता है? मतलब स्टोर डिपार्टमेंट में जेई की इक्विवेलेंट पोस्ट होती है, हम लोग आरआरबी जेई के थ्रू रिक्रूट हुए, 2 साल मेरा जॉब हो गया है। तो फिर 19 से 20 क्या कर रहे थे, तो मतलब वहां पे मुझे लगा कि पीएचडी मेंशन फिर आ गया कि पीएचडी ड्रॉप आउट लड़का है। मुझे ये पूरा क्लियर था झूठ नहीं बोलना है, चाहे इंटरव्यू जो भी, मुझे 4 नंबर ही चाहिए थी, मैक्सिमम 3 नंबर की भी हो सकती थी। तो मैंने बोला सर मैं आईआईटी पटना से एमटेक किया था, तो सेम गाइड के अंदर सर मुझे बोले कि पीएचडी कर लो, टीचिंग में इंटरेस्ट है। तो मैं पीएचडी कंटिन्यू कर लिया था। पर क्या हुआ सर, 1.5 साल पीएचडी में वहां पे किया 2020 के जून तक। फिर उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग रेलवे के आ गई। मेरे घर में सर मेरा फर्स्ट जॉब था ये गवर्नमेंट जॉब। तो मेरे घर वाले बोले कि देख लो पीएचडी मतलब कंटिन्यू पार्ट टाइम में हो जाएगा तो करवा लेना। और सर से बात करके, पर फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब थी, तो मतलब घर वाले का भी प्रेशर था और मेरा भी मतलब था कि इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, पीएचडी तो पार्ट टाइम हो ही जाएगी। तो मैं ज्वाइन कर लिया। पर कुछ टाइम बाद लॉकडाउन हो गया, फिर मेरा काम भी उतना नहीं हुआ था, मैं कन्वर्ट नहीं करा पाया सर, तो मेरा डिसकंटिन्यू हो गया है पीएचडी इस बार। तो बोला कि नहीं आपको पीएचडी डिसकंटिन्यू नहीं करनी चाहिए थी। हम बोले सर हम बहुत ट्राई किए थे कि पार्ट टाइम हो जाए, हम जॉब को भी रिजाइन करके मतलब सोचे कि कैसे करके जॉब में भी चाहे स्टडी लीव मिल जाए कुछ भी करके, लेकिन नहीं हो पाया सर। तो मैं अभी जॉब में हूँ, पीएचडी मेरा डिसकंटिन्यू हो गया। तो बोले कि कोई बात नहीं। तो इसका मतलब सच बोलने से बेनिफिट है, और एक बहुत अच्छा बच्चों के लिए एक आंसर की झूठ बोलने से पकड़ा जाता है आदमी। सच ही आंसर रखे तो सच तरीके से अपनी बात रख देनी चाहिए। वो ठीक है, उनको लगता होगा, उन्होंने बोला भी आपको कि पीएचडी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन इससे नंबर उन्होंने आपके काटे नहीं होंगे। इनफैक्ट उन्होंने आप इसका इसका आपको क्रेडिट दिया होगा कि इस लड़के ने हिम्मत करके सच बात हमें बताई है, और चीज अच्छी है। और जो रियलिटी है वो रियलिटी, घर वाले भी चाहते हैं जॉब आप। तो और कोई पॉइंट उत्तम इंटरव्यू से तब रिलेटेड? सर हाँ। उसके बाद पूछे कि क्या जॉब रेलवे की कौन सी लेवल की है, तो मैंने बोला सर 6 लेवल की है, डिप्लोमा एलिजिबल होते हैं इनके लिए। और सर कितना सैलरी मिलता है? सर मैं बोला 50,000 प्लस इन हैंड सैलरी आ जाती है। तो ठीक है। तो फिर बोल रहे कि आप पंजाब चले गए थे बीटेक करने के लिए। तो मैं बोला सर कि चूंकि मेरे भैया वहीं से बीटेक कर रहे थे, मैं मतलब फाइनेंशियली ठीक नहीं था। तो उस टाइम पे तो मेरे भैया बोले कि मतलब इस कॉलेज में आ जाओ, यहाँ पे मतलब बहुत सपोर्टिव लोग हैं। तो मैं वहाँ चले गया। तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं। तो उसके बाद फिर बोले कि साइड वाले से बोले कि अच्छा रेलवे से आप कुछ पूछिए इनसे। तो रेलवे के रहे होंगे या पता नहीं। तो सर वो क्वेश्चन रेलवे से 2 क्वेश्चन पूछे मेरे से, मुझे दोनों नहीं आती थी। मतलब कि वो पूछे कि रेलवे का कितना मटेरियल जो है इंपोर्ट होती है फॉरेन से, या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कितना परसेंटेज आइटम होती है आप स्टोर में है, आप बताइए। हम बोले सर मुझे तो पता नहीं है, पर इंडियन रेलवे जो है कुछ मटेरियल जो है खुद भी बनाती है और कुछ बाहर से भी मंगाती है इंजन का आइटम। बोला नाम बताइए। मैं बता दिया सर पिस्टन रिलेटेड वर्क मटेरियल जो है वो बाहर से आती है, और रेलवे की व्हील भी बाहर से हम लोग इम्पोर्ट मतलब मंगाते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि और बताइए। तो हम बोले सर मुझे और ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में, क्योंकि हम लोग सर पेपर वर्क ही करते हैं। तो बोल रहे हैं कि फिर कितना परसेंटेज मंगाते हैं कुछ पता है? सर नहीं पता है। तो फिर एक क्वेश्चन और रेलवे से कुछ पूछे थे, वो भी मैं मना कर दिया था, सर मुझे नहीं पता है इसके बारे में। तब फिर वो बोले कि कोई बात नहीं। तब फिर नेक्स्ट पैनल के पास बोले कि ठीक है। तो बोले कि अच्छा आप बोर्ड पे चले जाइए, एज्यूम कीजिए कि हम लोग 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं। आप मतलब मुझे बताइए कि मास आपका प्रोडक्शन में है, तो आप मास प्रोडक्शन और पार्ट प्रोडक्शन दोनों को मतलब लेक्चर दीजिए। क्योंकि ये सर थियोरेटिकल टॉपिक था, मैं क्योंकि खड़ा हो गया था चेयर से बोर्ड पे जाने के लिए, रास्ते में था, मैं सोच रहा था इस पे मैं क्या ही पढ़ा लूंगा। मतलब इसमें नहीं फार्मूला है, नहीं ग्राफ है, नहीं कुछ है। तो मैं सोच रहा था कि मना कर दूं क्या, फिर सोचा कि मैं अभी जस्ट मना किया हूँ, मतलब ये तो बेसिक चीज है। तो मैं सोच रहा था जाते जाते बोर्ड पे आखिर मैं क्या ही इसमें सोचूंगा। फिर मन में हो रहा था कि मना कर देते हैं, फिर सोचे कि नहीं ये बहुत बेसिक चीज है, क्योंकि ये हम लोग गेट सिलेबस में भी नहीं कहीं नहीं है। तो बीटेक में सुना था कि वर्ड ही यूज होता है। मैं बोर्ड पे जाते जाते मैं सोचा कोई बेसिक चीज बता के ही आएंगे। बोर्ड पे जाते ही जैसे डिफरेंशिएट मास प्रोडक्शन, दो एक लाइन खींच दिया बीच में, हेडिंग दे दिया मास प्रोडक्शन एंड जॉब प्रोडक्शन, लाइन खींच के पॉइंट बनाना डिफरेंशिएट करने लगा उसमें। तो बोले कि और मैं
उस समय मुझे पता नहीं था, तो मैं इंटरेक्शन का एक पॉइंट लिख के सामने देखता था कि मतलब वो लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं इसमें पॉइंट सोच रहा होता था कि क्या। हाँ, तो वो लोग सेटिस्फाइड हो रहे थे, तो मैं बोला सर मास प्रोडक्शन जो होती है, मतलब इसमें वैरायटी पॉइंट लिखते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट कम होती है, एरो लगा दिया लेस, और जॉब प्रोडक्ट्स में वैरायटी ज्यादा होगी। फिर दूसरा मैं सोचा क्या बताऊं, तो सोचा कि कॉस्ट, सर एम ऑफ मास प्रोडक्शन जो होता है सर, कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है। जॉब प्रोडक्शन में नंबर ऑफ वैरायटी है, ज्यादा मशीन यूज होगी, टूल यूज होगी। फिर ऑटोमेशन मुझे पॉइंट याद आ गया। फिर इस तरह से मैं 4-5 पॉइंट बता दिया। फिर मशीन किस टाइप की होती है, सीएनसी में वर्ड यूज कर दिया। फिर सीएनसी में वो मुझे पूछे कि श्योर हो क्या ये सब, तो मैं वहां पे मना कर दिया, श्योर चूंकि नहीं था, मैं पूरा बना के ही बोल रहा था सर, इस पर से कुछ मुझे नहीं पता था। पॉइंट ऐड कर करके कैसे भी करके ये क्वेश्चन मैं डील कर दिया, मैं निकाल दिया कैसे भी। फिर मैं बोला कि चलो, तो फिर हो गया मतलब, तो बोल रहे हैं ठीक है, और कुछ बताइए। हम बोले सर और नहीं पता है सर, अभी मैं इतना ही सोच पा रहा हूँ। तो बोल रहे हैं कि ठीक है, अच्छा आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पता है क्या। हम बोले ये तो सर मन का मतलब पूछ ली, पीडीएफ आप कितना बार मेरे से पूछा गया होगा ये क्वेश्चन, सभी मॉक्स में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। बोले चलो अब आया सही लाइन पे ही। अब मैं बोला सर ठीक है, तो मैं दिया मतलब क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया उसको मिटा के तुरंत। क्वेश्चन कितने पूछ रहे हैं वो ही पता चलना चाहिए सामने वाले को। 2 नंबर लिख के मैं लिख दिया स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, हेडिंग दे दिया। फिर वो बोले कि डक्टाइल और ब्रिटल के ड्रॉ कीजिए। फिर मैं लाइन खींच दिया, लिख दिया डक्टाइल एग्जाम्पल माइल्ड स्टील। उसके बाद टेस्ट लिख दिया यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट करके। फिर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया। फिर वहां पे मैं परसेंटेज इलोंगेशन वगैरह ड्रॉ करने लगा। मैं लाइन मतलब उसको मुझे पता था डेप्थ में, तो मैं लंबा खींचना चाह रहा था इसको, तो मैं परसेंटेज इलोंगेशन वगैरह लिखने लगा। बोला नहीं नहीं आप सिंपल नेचर ड्रॉ कर दीजिए। तो फिर मैं सोचा ये शॉर्टकट में जानना चाह रहे हैं, मुझे डिटेल पता है। मैं लिख दिया सिग्मा ई और ई इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन दोनों एक्स एक्सिस पे। इंजीनियरिंग जैसे ही लिखें, बोले क्या लिख रहे हैं ये सिग्मा ई क्या है, तो मैं बोला कि सर ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस है। अच्छा और क्या होती है, और दूसरा भी कर्व होता है, कर्व ड्रॉ करने के बाद हम ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन की होती है। ब्रिटल में ड्रॉ करने वाला था वो, यहाँ पे वो मतलब मुझसे डिस्कशन करने लगे। बोला अच्छा ट्रू स्ट्रेस कर्व कैसी होती है, तो मैं फिर अलग नीचे खींचने लगा। बोला इसी में बताइए आप कैसे किस तरह से उसका नेचर होता है डायग्राम। तो मैं वहां पे बोला सर ये यील्ड पॉइंट से जो होता है डिफरेंस हो जाता है, इसका मतलब अलग हो जाता है, नेचर ऊपर चले जाएगा। बोला ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ कर दिया वो। फिर वो मैं ब्रिटल में गया, कास्ट आयरन लिखा। बोला कि ठीक है रहने दीजिए, उसको लगा इसको पूरा पता है इसके बारे में। तो फिर वो फिर चले आए कि मतलब कि काश वो बोले कि एक दूसरा फैकल्टी के पास चले आए, तो वो बोल रहे कि मैं आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछूंगा सिर्फ। तो हम बोले ठीक है 2 क्वेश्चन पूछिए। तो वो बोले कि अच्छा आप बताओ, आप मैन्युफैक्चरिंग से हो, इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है। फिर मैं सोचा थोड़ा, लेकिन मैं ये पढ़ा हुआ था, मैं चूंकि ये क्वेश्चन नया था मेरे लिए, काफी टाइम पहले पढ़ा था, तो मैं उसको बना के ही आंसर दिया, पर वो सर लकली सही निकल गया। मुझे थोड़ा पता था कि ये स्टैंडर्डाइजेशन के लिए किया जाता है। तो चूंकि सर क्वेश्चन मतलब यूनिक थे ये सब, मतलब ये कभी रिपीट नहीं हुए थे। बीपीएससी का जो इंटरव्यू चल रहा था, मैं काफी 400 क्वेश्चन कलेक्ट कर चुका था पहले, एक भी मेरे से रिपीट ही नहीं हो रहा था सर। तो मैं सोचा कि चलो इसमें सर ये स्टैंडर्डाइजेशन से रिलेटेड होती है, तो ये क्या होती है। तो हम बोले सर इसका जो एम होता है इंटरचेंजेबिलिटी का, असेंबली कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है, और जो है सर जैसे कि प्रोडक्ट कॉस्ट को भी मिनिमाइज करना होता है, प्रोडक्शन रेट को। तो बोला वो कैसे होती है, मैं उसको फिर एग्जांपल लेके समझाने लगा कि सर नट बोल्ट है, मशीन में यूज कर रहे हैं। मान लीजिए कि या मोबाइल ही है, मोबाइल का चिप है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसको यदि हम अलग अलग मशीन में बनाएंगे, उसका डायमेंशन अलग अलग नहीं रखेंगे, तो कॉस्ट मतलब आपको कहीं खराब हो जाएगा तो फिर ठीक कराना पड़ेगा, तो आपको वो प्रोडक्ट वहां मिलेगा ही नहीं। तो इसी में क्या होगा आपका मतलब कि प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो मतलब ये है कि सर कॉस्ट को कम करना, असेंबली इजीली हो जाए, टाइम मिनिमाइज हो जाए। तो वो लोग समझ गए इस चीज को। तो वो उसमें हम बोल दिए कि और सब बोले कॉस्ट कैसे मिनिमाइज करते हैं, तो उसमें हम टॉलरेंस वर्ड यूज कर दिए थे सर, कि मतलब एक टॉलरेंस लिमिट होती है जो सर हम लोग यूज करते हैं। एक मतलब कि मतलब होता है सर उसमें कि टॉलरेंस यदि हम बढ़ा देंगे तो कॉस्ट प्रोडक्ट्स का कम हो जाएगा, क्योंकि मशीन इजीली कर पाएगा उस ज्यादा रेंज में। तो टॉलरेंस जिससे उसको समझाने लगे डायग्राम बना के, तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, तो कैसे। तो हम बोले कि सर इसमें जो है एक होता सिलेक्टिव असेंबली, मैं वहां पे उसको समझाने लगा था। तो सिलेक्टिव असेंबली वर्ड यूज किया, टॉलरेंस वर्ड यूज कर दिया, वो लोग कन्विंस हो गए थे। फिर बोल रहा ठीक है आपका दूसरा क्वेश्चन है, आप टॉलरेंस स्टैक ऑफ मुझे समझाओ।
तो मुझे लगा कि टोलरेंस के बारे में मैं इतना चीज बता ही दिया, ये स्टेकअप में कभी सुना ही नहीं था। तो मैं बोल दिया सॉरी सर, टोलरेंस के बारे में मुझे पता है, अलाउंसेज वगैरह सब पता है, लिमिट वगैरह हमें मेट्रोलॉजी में सब पता है, पर ये स्टेकअप वर्ड में बीटेक एमटेक कहीं नहीं सुना हूँ। पूरा मतलब क्लियरली मना कर दिए। बोला कि अरे आपका एमटेक प्रोडक्शन से है। हाँ, बोले सर प्रोडक्शन से तो डिग्री है, पर थर्मल में पूछिए तो मन में आ रहा था, तब पता चलेगा कि किस में एमटेक है। तो वो लोग मतलब कि बोले कि नहीं पता होना चाहिए था। हम बोले सर सॉरी सर, नहीं पता है, मैं सुना ही नहीं ये वर्ड कभी। तो बोला कोई बात नहीं। तो फिर दूसरा फैकल्टी के पास बोले चेयरमैन सर पूछने के लिए। तो मतलब मुझे प्रोडक्शन से ही सब पूछ रहे थे। तो वो बोल रहे कि अच्छा बताओ आप स्टील के बारे में जानते हो? हम बोले सर जानते हैं सर। तो बोल रहे कि अच्छा बताओ स्टील को कूलिंग करेंगे, हीटिंग करेंगे तो क्या स्ट्रक्चर में चेंज होगा? तो मैं सोचने लगा कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन था सर ये, मतलब। तो मैं सोचा कि इसको कैसे रिलेट करूं, तो मैं सोचा आयरन कार्बन डायग्राम मेरे दिमाग में आ रहा था और ट्रिपल टी कर्व भी आ रहा था। तो मैं बोला कि सर ऑस्टेंटिक स्टील को समझाऊं सर, मतलब इसका कूलिंग करते हैं? बोला कि हाँ समझाइए। हम बोले सर ट्रिपल टी कर्व से भी हो सकता है और आयरन कार्बन डायग्राम में भी इसका स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर चेंज होगी। तो बोला कि आप आयरन कार्बन मुझे समझा दो। हाँ, तो मैं तो ये तो बहुत अच्छा से करके गया था। मैं तुरंत मतलब 30 सेकंड के अंदर जो होता है उसका लेफ्ट बॉटम कॉर्नर वाला 9-10 से 2% वाला रेंज का उतना ही ड्रॉ किया। तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है, ये रूम टेम्परेचर सब मेंशन कर दिया, एक्स वाई एक्सिस पे परसेंटेज, एक्स एक्सिस पे परसेंटेज कार्बन है और 2% मैक्सिमम कर दिया। तो बोला कि ठीक है, क्या क्या बता दिए। तो बोल रहे कि आप ऑस्टेंटिक स्टील ही क्यों बताए? तो हम बोले सर इंडस्ट्री में ये बहुत ज्यादा यूज होती है, बाकी स्टील के साथ इतना मतलब प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं होता, टफनेस वगैरह, ये मतलब मोस्ट सुटेबल है मतलब इंडस्ट्री के लिए, इसीलिए मुझे यही दिमाग माइंड में आया। तो ठीक है ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो फिर वो बोल रहे हैं कि अच्छा आप टेम्परेचर स्केल जानते हो? और थर्मो में आ गया तो मुझे खुशी मिली, चलो दूसरा फैकल्टी था, लास्ट फैकल्टी। तो चलो थर्मो में आ गया, तो हम तो सोचे थर्मो तो पूछे तो तब ठीक है। तो मैं सोचा कि सर जानते हैं सर, जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल होती है और जिसको थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल बोलते हैं। तो लगा आप मुझे फार्मूला बता दो कैसे कन्वर्ट करते हो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में। मैं बोला इतना छोटा सवाल तो तुरंत हो जाएगा, मैं सोचा इसको थोड़ा खींचते हैं। मैं बोला कि सर इसमें जो होता है आइस पॉइंट पे हम स्केल डिजाइन करते हैं और मैं जो होता है बॉइलिंग पॉइंट पे डिजाइन करते हैं। तो इसका फॉर्मूला टी माइनस टी आई और वो एफ बाई एफ माइनस 32 इस वाला फॉर्मूला मैं लिखने लगा था। लेकिन नहीं आप बताओ कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम बोले इतना इजी सवाल को अब क्या ही बताएं। तो बोले सर इसमें जो है केल्विन में जो है अब मैं केल्विन में 273.15 को माइनस करते हैं, ऐड करना मुझे बोलना था, मैं सोचा इसको थोड़ा बताते हैं माइनस करके तो सेल्सियस में आ जाएगा। बोला कि ठीक है। तो फिर एक क्वेश्चन और कुछ आया था, इजी क्वेश्चन आया था कि हाँ कटिंग पॉइंट टूल बताओ मुझे। मतलब कटिंग पॉइंट टूल क्या होता है, कितने टाइप का होता है? बोले सर होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, डबल पॉइंट होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। बोला नाम बताइए। मैं बता दिया, सिंगल पॉइंट में 3 टूल बता दिए, डबल पॉइंट में बता दिए ड्रिलिंग, और मल्टी पॉइंट में बता दिए बहुत सारा टूल बताने लगे। तो बोला ठीक है आपका इंटरव्यू ओवर हो गया, आप जा सकते हैं। तो हम सबको फिर विश किया अच्छे से बोर्ड को मतलब रब करके। मैं बोला थैंक यू सर। कितनी देर सबको चला मतलब होगा आपका उत्तम? सर मुझे तो लगा कि मतलब कि 15 मिनट के अराउंड चला होगा सर, 15 मिनट? पर ज्यादा भी हो, पर मुझे लग रहा है मैं लास्ट कैंडिडेट था उस दिन, तो मुझे लग रहा है 15 मिनट भी होगा, लेकिन मुझे लग रहा है ज्यादा भी होगा, मैं टाइम नोट नहीं किया था, पर इतने क्वेश्चन में 15 मिनट लग गए होंगे सर। और कितने मेंबर बैठे होते हैं अंदर? 7 चेयरमैन इंक्लूडिंग चेयरमैन, 7 नंबर ऑफ मेंबर। तो जब आप एंटर करते हैं तो वो सब लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं? सर चेयरमैन नहीं देख रहे थे, बाकी लोग देख रहे थे सर। तो आपने सबको तो विश मैं किया? बाकी 3 एक साइड थे, 3 एक साइड, दोनों तीनों को विश करने के बाद चेयरमैन सर जब देखे मेरे तरफ तब उसको भी विश किए सर, आई कांटेक्ट करते हुए मैंने विश किया अच्छा सबको। उत्तम, आप कोई लास्ट आप एडवाइस देना चाहें उन बच्चों को जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं? सर एडवाइस यही है कि सर मतलब मैं बीटेक में सीख गया था कि मतलब सक्सेस जो है ना सर, डिपेंड करता है अ, कि कोई भी चीज मैटर नहीं करती सक्सेस में, कोई भी चीज आपको बाधा नहीं आ सकती है। मेरे लाइफ में मतलब मैंने जितना स्ट्रगल देखा है सर, मतलब कि मैं उसको वर्ड में बोलूं तो मतलब मैं बोल ही नहीं पाऊँ सर, इतना मैंने स्ट्रगल देखी है। तो स्ट्रगल मायने नहीं रखती है सर, स्ट्रगल इज द जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ विच मींट फॉर मेनी थिंग्स सर। मतलब बिना स्ट्रगल का सक्सेस का भी कोई मतलब नहीं है सर। तो आप यदि स्ट्रगल कर रहे हैं और पीछे भाग जा रहे हैं, मतलब कि ये नहीं हो रहा है,
तो मतलब कि फिर सक्सेस का फिर मतलब नहीं, आप सोच छोड़ दीजिए कि सक्सेस मतलब मिलेगी। मतलब स्ट्रगल होना चाहिए लाइफ में, फिर सक्सेस जरूर आती है। दूसरी चीज है कि सर, मतलब मुझे बीटेक में एक प्रोफेसर थे सर, वो बताए थे कि आपको यदि मार्क्स लाना है, सक्सेस होना है, तो आप जितना नंबर ऑफ आवर स्पेंड करेंगे उसके प्रोपोर्शनल में मार्क्स मिलेगी। तो मेरा यही गुरु मंत्र हो गया था बीटेक डेज से, कि मैं इतना पढ़ता हूँ किसी एग्जाम के लिए, किसी चीज को निकालने के लिए, कि मतलब कंपटीशन में जितनी सीट है उतनी सीट के अंदर मतलब मेरे से ज्यादा कोई नहीं पढ़े कम से कम, तो मतलब सक्सेस मिलेगी। मतलब प्रैक्टिस इतना कर लो कि सर, कि मतलब इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपको मतलब उससे ज्यादा कोई नहीं कर पाए दूसरा कोई, तो पक्की बात है कि सक्सेस मिल जाएंगी। प्रैक्टिस और स्ट्रगल दो चीज सर चलो, बहुत बहुत अच्छा ज्यादा। पॉइंट आपने बताया उत्तम, की मेहनत करके जाना चाहिए। अभी देखो क्या होता है, कई बार ना बच्चे नेगेटिव होके तैयारी नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तैयारी छोड़ देते हैं। स्ट्रगल तो देखो, अच्छी चीज पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी जो आपको जॉब मिला है असिस्टेंट प्रोफेसर का बिहार गवर्नमेंट में, ये बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है, इसलिए भी कि ये मेयरली जॉब नहीं है। ये वो चीज है जहां पे आपको बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य को चेंज करने की अपॉर्चुनिटी है उत्तम। मतलब जी आप सर। एक एसडीओ असिस्टेंट इंजीनियर लगो और आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगो, उसमें डिफरेंस जहां तक मैं देखता हूँ, एज असिस्टेंट प्रोफेसर जिससे आप डील कर रहे हैं ना, वो ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स है, वो एक डायनेमिक यस सर। रिसोर्स है। और एक टीचर अपनी लाइफ टाइम में, अब जैसे आप अपनी लाइफ टाइम में आप जब तक टीचर रहेंगे, आप हजारों बच्चों को पढ़ाओगे, और अगर ढंग से पढ़ाओगे तो हजारों बच्चे आगे फ्यूचर का, वो कंट्री का फ्यूचर है वो। तो ये यस सबसे सर। इंपॉर्टेंट चीज है। अब ऐसी ड्रीम जॉब पाने के लिए मेहनत अगर करनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली करनी भी चाहिए। दैट इज द बेस्ट यस पार्ट। सर। उत्तम। चलो, बहुत अच्छा है उत्तम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और काफी एनकरेजिंग था। एंड आई एम वेरी श्योर आप अपने प्रोफेशन में आगे बहुत अच्छा करेंगे उत्तम, इतनी मेहनत के बाद पहुंचे हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू मी फॉर दिस इंटरेक्शन। सर थैंक यू सर। थैंक यू।